गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। देखिए, अपन आज पढ़ेंगे किस तरीके से सीएफई कैलकुलेट करते हैं जब आपको एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शंस दी जाए, एंथैल्पी चेंज दिया जाए किसी भी रिएक्शन के अंदर, किसी भी कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर आपको एंथैल्पी चेंज इंक्लूडिंग एंथैल्पी और विदाउट एंथैल्पी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी दी जाए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये इस सेशन में मैं कंप्लीटली किस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं वो अपन देखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे एंथैल्पी चेंज एंड सीएफएससी। एंड ये क्लियर। देखिए, तो ऑक्टाहेड्रल के लिए सीएफएससी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अगर उसमें एंथैल्पी चेंज दिया गया है तो इंक्लूडिंग या फिर मैं इसको ऐसे लिख लूंगा H1 एंथैल्पी चेंज ऑफ इंक्लूडिंग सीएफएससी माइनस H2। इसी तरीके से सीएफएससी और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए एंथैल्पी चेंज H1 माइनस एंथैल्पी चेंज H2। ये मैंने दो फॉर्मूले लिखे हैं, किसी भी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए निकालेंगे और आपको एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन दी जाए। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इंक्लूडिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो उसको अपन डेल्टा H से लिखते हैं, और एक्सक्लूडिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी उसको लिखते हैं H2 से। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे साइड में डेल्टा H1 इक्वल टू है इंक्लूडिंग एंथैल्पी चेंज इंक्लूडिंग सीएफएससी, और ये लिखेंगे H2 के अंदर एंथैल्पी चेंज विदाउट इंक्लूडिंग सीएफएससी। ये दो चीजें मैंने बताई है, एंथैल्पी चेंज एंड सीएफएससी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इन एंथैल्पी चेंज इंक्लूडिंग सीएफएससी, एंथैल्पी चेंज एक्सक्लूडिंग सीएफएससी। एक्सक्लूड मतलब बिना अपने को ली हुई। जब भी कभी आपको सीएफएससी कैलकुलेट करनी हो इन टर्म्स ऑफ एक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन टर्म्स ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, आपको अगर हाइड्रेशन एनर्जी दी जाए या एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शंस दी जाए तो आप कैसे करेंगे वो देखिए। एक क्वेश्चन लिखिए इससे रिलेटेड, उसके बाद में अपन देखते हैं। तो देखिए, आपको क्वेश्चन दिया गया है, द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ क्रोमियम 2+ आयन इज 460 किलो कैलोरी पर मोल इन द एब्सेंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज 435 किलो कैलोरी पर मोल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर del 0 del O फॉर क्रोमियम H2O का होल 6 प्लस H2O होल 6 2+ आयन। आपको ये निकालना है। आप कैसे निकालेंगे ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए del 0? अपने को फॉर्मूला पता है, CFSC इक्वल टू होता है n नंबर ऑफ T2Z इलेक्ट्रॉन्स प्लस ये कितना होता है n नंबर ऑफ EZ इलेक्ट्रॉन्स, और ये होता है माइनस में del 0 + MP। यही तो होता है फॉर्मूला।
अपन ये फॉर्मूला रखते हैं, अपने को क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, अपने को हाइड्रेशन एंथैल्पी चेंज दिया गया है, द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन इतना है, द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन इज क्रोमियम आयन इज 460। मैं कह रहा हूं इसको मैं इसके इक्वल लिख सकता हूं -460 -435, कितना हो जाएगा अगर इसको सोल्व करेंगे? ये CFSC के बराबर रखूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने CFSC के लिए आपको बता दिया था, अगर एंथैल्पी चेंज इंक्लूडिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपको दे रखा है और एंथैल्पी चेंज दे रखा है, तो इंक्लूडिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में से, एंथैल्पी चेंज में से वो एंथैल्पी चेंज हटा देंगे, तो क्या बच जाएगा? ओनली CFSC। बात को समझना, आपको CFSC निकालना है और किसी रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको एंथैल्पी चेंज दिया गया है, एंथैल्पी चेंज इंक्लूडिंग CFSC, और एक दिया गया है विदाउट एंथैल्पी, मतलब विदाउट CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ओनली एंथैल्पी चेंज दिया गया है। तो मैं कह रहा हूं एंथैल्पी चेंज उसमें से घटा दूंगा तो मेरे पास CFSC नहीं बच जाएगा, बराबर T2Z के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है, EZ के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है, और ये और इसको फिर MP। अब इसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि अपने को ये इसका जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं प्लस करके MP लिख दूंगा। ये बताइए मुझे कितना मिला? ये हो जाएगा 440, मतलब -25 किलो कैलोरी पर मोल। ये हुआ, इसको मैं लिख देता हूं T2Z के अंदर। देखिए मेरा कॉम्प्लेक्स है ये CrH2O का होल 6 और यहाँ पे है 2+। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्रोमियम 2+ की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का कितना है Cr2+, और Cr2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और ये आ जाएगा 3d4 4s0 24। एक S से निकल गया और एक D से निकल गया, ये आ जाएगा 4 6 10 10 और 2 12 12 6 18 18 4 22। कम हुआ क्या? हाँ 22 ही तो चाहिए क्योंकि Cr2+ है। क्लियर? तो मेरे को ये पता लग गया ये है, और इसके अंदर मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? D में 4 है, और ऑक्टाहेड्रल के नीचे D4 अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भरूं तो मैं ऐसे भरूंगा, इधर तो आ जाएगा EZ और इधर आ जाएगा T2Z, EZ और ये T2Z, और D4 के अंदर अगर मैं भरता हूं तो मेरा EZ T2Z में कितना चला जाएगा? 1, और EZ में कितना जाएगा? 1। T2Z में 3 और EZ में 1। मुझे पता लगा है T2Z के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो मैं -3 T2Z का इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और T2Z की वैल्यू कितनी होती है? 1 के लिए कितनी वैल्यू होती है? 0.4, तो मैंने लिख दिया 0.4 प्लस EZ के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 और 0.6, ये क्या आ जाएगा? क्लियर? इसको करेंगे, ये आ जाएगा -1.2 प्लस 0.6, और ये आ जाएगा del0 MP। क्लियर? और ये मुझे पता है ये कितना आता है? -0.6, और -0.6 2.5 किलो कैलोरी पर मोल, और मैं इसको कर देता हूं del0 प्लस MP, और ये इधर से सॉल्व करके मैं लिखूंगा माइनस, तो वो माइनस मैं इधर डाल देता हूं -0.6। 250 में से ये माइनस में से माइनस गया, 250 डिवाइडेड बाई 6, ये इधर लिख रहा हूं। ये आ जाएगा मेरा del0 प्लस MP इक्वल टू आ गया मेरा 256। कितना आ जाएगा? 6 चौको 24 बचेगा 1,
बस कितना 4.666, ये आ गया किलो कैलोरी पर मोल। और मेरे को ये किलो कैलोरी पर मोल में है, लेकिन मेरे को आंसर किस में देना है, सेंटीमीटर इनवर्स में देना है। क्यों? क्योंकि मेरा आंसर, मेरे जो ऑप्शंस है वो सेंटीमीटर इनवर्स में है। तो मैं क्या करूंगा, किलो कैलोरी को इसको डेल 0 इक्वल टू 41.6 इंटू 350 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितना आ जाएगा, ये करिए, इसको मल्टीप्लिकेशन करिए, वो आपका क्या आएगा आंसर, कितना आ जाएगा 14,060 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। अब इसके साथ में एमपी था, इसके अंदर पेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितना था, क्या कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, 0। तो ये तो मैं 0 लिखता आ सकता हूं। क्यों? क्योंकि एम क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं जब T2Z और EZ के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा था, T2Z के अंदर भी मेरे को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिला और EZ के अंदर भी नहीं, तो मैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 करूंगा, पेयरिंग एनर्जी 0 0। तो ये मैं मतलब हटा सकता हूं, ये इतना आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ये हुआ आपका। अब अगर आपको CFSE नहीं दी जाए और एंथैल्पी चेंज इंक्लूडिंग CFSE और एंथैल्पी चेंज एक्सक्लूडिंग अगर CFSE दिया जाए, तो ये क्वेश्चन आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये उतारिए। कहने का मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस, ये चीजें कब अप्लाई की जाती हैं, आपको किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर CFSE नहीं दी जाए तब ऐसी चीजें CFSE निकाल सकते हैं। अगर आपको एंथैल्पी चेंज विद CFSE और एंथैल्पी चेंज विदाउट CFSE दिया गया तो बात खत्म। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है वो देखिए। क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ म्यू मैग्नेटिक मोमेंट। और CFSE इन टर्म्स ऑफ डेल ओ, मतलब फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। कहने का मतलब है ये D4 सिस्टम है, ये D7 सिस्टम है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर किस तरीके से अपने को स्प्लिटिंग एनर्जी निकालेंगे। D4 सिस्टम हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मैं पहले D4 कॉम्प्लेक्स लिख देता हूं, मैंने लिखा ये 1 2 3 4, और मुझे पता है स्प्लिटिंग करने के बाद ये बनता है EZ और ये बनता है T2Z। किसके अंदर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मैं बात कर रहा हूं। ऊपर आता है मेरा EZ और नीचे आता है मेरा T2Z। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होना और स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू कम होना। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मतलब कभी भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर यहां डायरेक्ट पेयरिंग नहीं होगा, पहले ऊपर जाएगा। एक होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, एक होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो पेयरिंग होगा, पेयरिंग पहले होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है स्प्लिटिंग एनर्जी कम है रेदर देन पेयरिंग एनर्जी, दोनों चीजें। ये क्या, मुझे इसके अंदर T2Z इलेक्ट्रॉन पता लग गए और मुझे EZ इलेक्ट्रॉन पता लग गए, इसको बोलते हैं हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब देखिए इसके लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, CFSE का फॉर्मूला हो गया मेरे पास। T2Z के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, तो मैं लिख देता हूं -3 इंटू 0.4, प्लस EZ के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इंटू 0.6 डेल 0 प्लस MP। ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि पेयरिंग इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो ये अगर 0 हो गया तो ये ऑटोमेटिक 0 हो गया, मैं इसको हटा देता हूं। M होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है मेरे पास, 0। जब 0 होगा तो पेयरिंग एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0। ये करिए, ये हो जाएगा -1.2 प्लस 0.6, ये आ जाएगा डेल 0। ये कितना आ जाएगा, -0.6 डेल 0। ये है CFSE। क्लियर? CFSE कितना निकल गया, 0.6 डेल 0। आपको यही तो निकालना था, इन टर्म्स ऑफ इसी में निकालना था। अब आगे वाला देखिए, नेक्स्ट दिया गया है D7 सिस्टम इन टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के अंदर D7, मैं D7 सिस्टम के लिए डीजेनरेटेड d ऑर्बिटल्स, D7 सिस्टम टेट्राहेड्रल के लिए मुझे पता है स्प्लिटिंग में ऊपर कौन जाता है, T2Z, और नीचे कौन आता है, EZ।
नीचे इजी आता है, ऊपर T2Z जाता है। अब देखिए ये D7 है, मैं D7 के अंदर पहले इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरूंगा, उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन यहां भरूं या यहां भरूं। मैं कह रहा हूं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, पेयरिंग आप कभी भी नहीं करवा सकते। ऑक्टाहेड्रल के अंदर आपके पास चांस है, आप नीचे रखेंगे या ऊपर रखेंगे, वो डिपेंड किस पे करता है, पेयरिंग एनर्जी के ऊपर। ठीक है, तो मैं क्या 1 2 3 4 5 6 और 7, ये भरा मैंने 7, ये इजी में भरा और ये T2Z में भरा। इजी के अंदर कितना आ गया 3, T2Z 3 और इसको इजी 4 भी बोल सकते हैं। मेरे पास CFSC का फॉर्मूला आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इजी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इजी कितना आ गया 4, मैं कह दिया -4 इंटू एक के लिए कितना होता है 0.6, ये आया, प्लस इजी में T2Z में कितना है, T2Z के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3, एक के लिए कितना होता है 0.4, ये आ गया del T प्लस MP। अब यहां पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना 2, मतलब ये मैं लिख सकता हूं M इक्वल टू क्या लिख सकता हूं 2, और पेयरिंग को P डायरेक्ट लिख दिया 2P। ये साइड में चलता रहेगा, लेकिन आपको ये कभी कभी ऑप्शन में मिलता भी या नहीं मिलता, ये साइड में है मेरे पास, मुझे पता लग गया ये CFSC आ जाएगा -2.4 प्लस 1.2 और del T, ये आ गया CFSC आ जाएगा, कितना हो जाएगा -1.2 del T प्लस 2P। मुझे इससे मतलब है क्योंकि ये मेरे पास ऑप्शन में नहीं है, इसको मुझे ऑक्टाहेड्रल के टर्म में बताना है, और ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के अंदर रिलेशनशिप पता है मुझे, टेट्राहेड्रल इक्वल टू होता है 0.45 ऑक्टाहेड्रल, यही तो बताया था मैंने, 4/9 ऑक्टाहेड्रल, मतलब ये बड़ी। तो जब बड़ी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो क्या हो जाएगा, कर दीजिए, मतलब इसको अगर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये और छोटी आ जाएगी, और मुझे छोटा ही तो निकालना है, क्यों, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल बड़ी होती है तो वैल्यू किस में आएगी, छोटे में। तो CFSC -1.2, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.45 से मल्टीप्लाई करना है, कहिए इसको कितना आएगा 9 54 2 1 3, ये आ जाएगा 0.4 del 0, ये आएगा, आया या नहीं। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के रेस्पेक्ट में बात करता है स्प्लिटिंग एनर्जी तो 1.2 -1.2, अगर इसके रेस्पेक्ट में बात करेगा तो कितना आ जाएगा -0.54 del 0। इस तरीके से आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी टर्म्स ऑफ del 0, del O, del T के फॉर्म में निकालना आना चाहिए, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे के रखा तो। अब आपको मतलब इनडायरेक्टली ये हिंट मिल रहा है कि अगर कोई भी d ऑर्बिटल है जिसके अंदर आप पहले 6 इलेक्ट्रॉन भर रहे थे, जैसे ये 6 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है, CFT बोलती है d ऑर्बिटल्स जो है ये ऐसे होते ही नहीं है, ये 3 और T2Z और EZ की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि पहले अपन कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं, पहले अपन ने इनको क्या पढ़ा था, dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये पांचों की एनर्जी सेम होती है। CFT बोलती है नो। क्लियर, इतना करिए, अपन नेक्स्ट करते हैं आगे के वीडियो में।